हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि एक महामारी ने फिर से हमारे देश में पैर पसार लिए हैं और ये महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज हर शहर की स्थिति बदहाल होती जा रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसे में हमें अपने आप को यदि सुरक्षित रखना है तो हम घर पर रुकें, बाहर अति आवश्यक कार्य हो तभी हम निकलें और मास्क का अनिवार्यतः हम प्रयोग करें। यदि जान है तो जहान है, यदि हम हैं तो ही संसार है, विश्व है, ये दुनिया है। यदि हम नहीं हैं तो ये दुनिया हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस महामारी काल में हम हमारी स्वयं की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे शहर की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए घर पर ही रुकें। और ये घर पर रुकना, मास्क पहनना, ये भी आज के समय में एक प्रकार की हमारी देशभक्ति होगी। इसलिए चलिए हम सभी साथ में मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए फिर से एक बार कटिबद्ध हो जाए। जिस प्रकार लास्ट ईयर हमने इस महामारी से लड़ने के लिए महीनों हमने घर पर रुक कर के इंतज़ार किया, इसी प्रकार से कुछ दिन और हम हमारे घर पर रुक कर के इस महामारी को वापस भगा दें हम यहाँ से। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हम यदि घर पर रुकेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ये बीमारी ज़रूर यहाँ से वापस चली जाएगी, भाग जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो आज हम हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं। हम पीजीटी कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कॉमर्स सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ केवीएस पीजीटी, एकलव्य पीजीटी, यूपी पीजीटी, हर एक स्टेट में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज़ निकलती है, उस वैकेंसीज़ के लिए जो पीजीटी कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को करीब 4-5 वीडियो हमने बनाए हैं। पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस एक जैसे ही है। उसमें 2 पार्ट है, एक बिजनेस वाला पार्ट है और एक अकाउंटेंसी वाला पार्ट है। अभी हम बिजनेस वाले पार्ट में कर रहे हैं, जिसमें व्यवसाय से रिलेटेड बातें होगी, व्यवसाय के स्वरूपों से रिलेटेड बात होगी। तो अभी हम व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप है, जैसे पहले अभी हमने व्यावसायिक संगठन के बारे में जाना, फिर अभी हम एकाकी व्यापार, साझेदारी, इससे रिलेटेड मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया। आज मैं एक नया स्वरूप जो कंपनी है, कि एकाकी व्यापारी जब व्यापार करता था तो वो अकेले करता था। जब उसको अपनी क्षमताएं कम लगी तो उसने एक और व्यक्ति को पार्टनर बना लिया और साझेदारी का जन्म हुआ, पार्टनरशिप का जन्म हुआ। उसके बाद में पार्टनरशिप के बाद में जब साझेदारी में भी उनको अपनी क्षमताएं कम लगने लगी, उसका स्वरूप जब और बड़ा होने लगा तो वो किसके रूप में आ गई? कंपनी के रूप में आ गई। तो ये कंपनी क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसकी पूंजी किस प्रकार की होती है, इसी से रिलेटेड आज हम कुछ पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं राजेंद्र सिंह चौहान एकेडमी खंडवा से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लेट्स ओके। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कंपनी वाले ऑब्जेक्टिव आज हम देखने वाले हैं। व्यावसायिक संगठन का एक जो स्वरूप है कंपनी, उससे रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन दिया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 62 संबंधित है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, कंपनी अधिनियम 1956 है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में कि कंपनी अधिनियम 1956, कोई सी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। लेकिन अभी 2013 और 14 में कंपनी अधिनियम में संशोधन हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 62 संबंधित है। उस समय संशोधन के समय इन 4 ऑब्जेक्टिव में से एक जो पॉइंट है वो उस समय जोड़ा गया, और वो कौन सा है? उद्देश्य वाक्य से संबंधित है,
एक व्यक्ति कंपनी से संबंधित है, नाम वाक्य से संबंधित है या पूंजी वाक्य से संबंधित है। तो शुरुआत में जब हमने कंपनी अधिनियम 1956 पढ़ा था, उसके बारे में जब हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें हमें उद्देश्य वाक्य भी मिला था, नाम वाक्य भी मिला था और पूंजी वाक्य भी मिला था। ये तीनों के बारे में पार्षद सीमा नियम अंतर नियमों में जानकारी दी जाती है, लेकिन ये वाला पॉइंट उस समय नहीं था। इसका मतलब कंपनी अधिनियम, जो संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी धारा 2 की उपधारा 62 किससे संबंधित है? 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक व्यक्ति कंपनी भी होती है, एक व्यक्ति कंपनी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पर्सन कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी से रिलेटेड ये एक नया उसमें जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। भाई एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक निजी कंपनी होती है और एक सरकारी कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी, जैसे साझेदारी में मुद्दे कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं, ऐसे प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए उसमें? तो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 10, 7, 5 और 2। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2 आंसर आएगा कि एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्गमित कर सकती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्गमित कर सकती है। क्या निर्गमित कर सकती है वो? अंश अधिपत्र जारी कर सकती है, अंश प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, ऋण पत्र जारी कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ शर्तों के साथ में वह अंश प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानतः अनिवार्य है? विधान का मतलब होता है कानून के अनुसार अनिवार्य है। व्यावसायिक संगठन के अलग अलग स्वरूप है, एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति। तो व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन कानूनी रूप से अनिवार्य है? एकल स्वामित्व में पंजीयन की जरूरत ही नहीं है, साझेदारी में पंजीयन ऐच्छिक होता है, संयुक्त पूंजी कंपनी और श्रृंखला भंडार। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? संयुक्त पूंजी कंपनी को पंजीयन अनिवार्य है, संयुक्त पूंजी कंपनी को। ठीक है, इसके लिए विधानतः कानूनी रूप से इसका पंजीयन अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, एक निजी कंपनी नहीं करती है। निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, ये नहीं करती है। क्या नहीं करती है? वे प्राइवेट कंपनी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पूछा है कि एक निजी कंपनी नहीं करती है। क्या नहीं करती है? अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंध, अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध, सदस्यों की संख्या सीमित, अंकेक्षक की नियुक्ति और अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। अब यहाँ पर 3 जो आंसर है वो है कि एक निजी कंपनी करती है। तो पहला वाला है कि अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंध, मतलब कंपनी, एक निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये तो उसका कार्य, निजी कंपनी ये करती है। यहाँ पूछा है कि नहीं करती है, तो पहला काम तो करती है। दूसरा, सदस्यों की संख्या सीमित, इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें लिमिटेशन आ गया, तो ये भी करती है। दूसरा भी आंसर आ गया। तो यहाँ तो पूछा गया है कि नहीं करती है। तीसरा है अंकेक्षक की नियुक्ति, एक निजी कंपनी को भी अपने लेखों की जांच कराने के लिए ऑडिटर की नियुक्ति करना पड़ती है, मतलब ये भी करती है, अंकेक्षक की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। चौथा है अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। हाँ, ये वाला हमारा आंसर है। एक निजी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, सार्वजनिक आमंत्रण नहीं कर सकती। तो कौन सा आंसर आ गया? डी आंसर आ गया। अगला है सांविधिक निगमों का गठन किया जाता है। सांविधिक मतलब संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत निगमों का गठन किया जाता है। कंपनी अधिनियम के अधीन, सोसाइटी अधिनियम के अधीन, राज्य विधानसभा के लिए विशेष अधिनियम द्वारा,
या संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा। तो जितने भी सांविधिक निगम हैं, इन सांविधिक निगमों की जो स्थापना होती है वह संसद के एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत ही होती है। जितने भी सांविधिक निगम होते हैं उन निगमों की स्थापना संसद का एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत ही इनकी स्थापना होती है। जैसे जीवन बीमा निगम है ना, तो इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की गई। तो ऐसे जितने भी सांविधिक निगम होते हैं वो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 लोग होते हैं सदस्य। ऐसे एक सार्वजनिक कंपनी में, सरकारी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 20, 40, 50 या अनंत? तो आपको इसमें बता दूं कि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके जितने अंश जो लोग खरीदेंगे उतनी उसकी संख्या होती है। तो अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा हमारा? अनंत। ठीक है, चलिए अगला है कंपनी के निर्वचन के कारण निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है? कंपनी के निर्वचन के कारण निम्न में से एक कौन सा लाभ नहीं है? तो सतत उत्तराधिकारी का लाभ तो है भाई, कंपनी के निर्माण से कौन सा लाभ नहीं होता? तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि कंपनी के निर्माण से कौन सा लाभ होता है, तो सतत उत्तराधिकारी प्राप्त होता है। इसमें उत्तराधिकारी का झंझट ही नहीं है। एक सदस्य आता है, दूसरा सदस्य जाता है, सदस्य आते जाते रहते, मतलब इसके जो उत्तराधिकारी सतत रहता है। विच्छिन्न अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, सतत उत्तराधिकारी को हम क्या बोलते हैं? अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, मतलब इसमें उत्तराधिकारी की परंपरा कंटिन्यू चलती रहती है। फिर सदस्यों का जो दायित्व सीमित होता है, ये भी उसका लाभ है। अब हमें यहाँ क्या देखना? लाभ नहीं है। कंपनी के निर्माण से, निर्वचन से मतलब कंपनी के निर्माण से कौन सा लाभ नहीं होता? तो सतत उत्तराधिकारी प्राप्त होता है, सदस्यों की दायित्व सीमित होता है, ये सब लाभ है उसके। संयुक्त स्टॉक कंपनी के पूंजी अंश के भाग का निर्माण, भाई इसमें इसकी पूंजी अंशों में बटी रहती है, अंश पूंजी अंशों के द्वारा निर्मित होती है, ये भी उसका लाभ है। कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये नहीं होता है, आप कोई और व्यवसाय नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये इसका लाभ नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें सही जोड़ी बनाना है। संयुक्त स्टॉक कंपनी, दूसरा दिया गया है सरकारी समिति, तीसरा दिया गया है वैधानिक निगम और चौथा है हमारा साझेदारी। और उसके सामने है संस्था का ज्ञापन पत्र, विशेष अधिनियम, आपसी परसंविदा और उपनियम। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखें तो संयुक्त स्टॉक कंपनी, उससे रिलेटेड कौन सी बात आएगी? संयुक्त स्टॉक कंपनी से रिलेटेड कौन सी बात है? संस्था का ज्ञापन पत्र, विशेष अधिनियम, आपसी परसंविदा और उपनियम। अब यदि हम इन चारों पर नज़र डालें तो हम साझेदारी को यदि हम देखेंगे तो साझेदारी का संबंध किससे है? आपसी परसंविदा से है। वे साझेदारी का निर्माण तो आपसी समझौते से होता है। वैधानिक निगम एक विशेष अधिनियम के द्वारा पारित होते हैं। वैधानिक निगम की जो स्थापना होती है एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत होती है। अब क्या बचा? संयुक्त स्टॉक कंपनी और सहकारी समिति। तो सहकारी समितियों के लिए क्या होता है? उपनियम होते हैं। और संयुक्त स्टॉक कंपनी संस्था का ज्ञापन पत्र होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 हमारा आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया। ठीक है, 1, 4, 2 और 3। संयुक्त स्टॉक कंपनी संस्था का ज्ञापन पत्र है, सहकारी समिति उपनियम है, वैधानिक निगम एक विशेष अधिनियम के द्वारा पारित होते हैं, स्थापित होते हैं, और साझेदारी आपसी परसंविदा के द्वारा स्थापित होती है। आगे देखते हैं, कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किया जाता है। जिस प्रकार से कोई सा भी व्यवसाय का करने का जो स्वरूप है उसका समापन होता है,
तो कंपनी के समापन पर सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाता है, वापस किसको किया जाता है? निस्तारक के पारिश्रमिक का। निस्तारक मतलब कंपनी का जब समापन होता है तो उसकी संपत्तियों को बेचने का जो भी जिम्मा लेता है, सब कंपनी के समापन की जो कार्रवाई करने वाला होता है वो निस्तारक होता है। तो निस्तारक को एक पारिश्रमिक दिया जाता है। तो निस्तारक के पारिश्रमिक का सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, कानूनी व्ययों का किया जाता है, पूर्वाधिकार लेनदारों का किया जाता है, या फिर समापन के व्ययों का भुगतान किया जाता है। कंपनी के समापन पर सबसे पहले किसका भुगतान किया जाता है? तो कंपनी के समापन पर सबसे पहले किसका भुगतान किया जाएगा? निस्तारक का। सबसे पहले इसको पेमेंट किया जाएगा नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर कानूनी व्ययों का भुगतान किया जाएगा भैया, जितने भी लीगल व्यय हुए हैं। तीसरे नंबर पर कंपनी के समापन पर जो खर्चे हुए हैं उनको भुगतान किया जाएगा। और चौथे नंबर पर आता है पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ रहा? निस्तारक के पारिश्रमिक का पेमेंट किया जाता है। अगला है, एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, एक निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 होते हैं, और एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक उसके अंशों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर 5, 7, 10 या असीमित, तो क्या आंसर आएगा? 7 आंसर आएगा। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक लोक कंपनी निर्गमित कर सकती है, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू। एक लोक कंपनी निर्गमित कर सकती है, क्या निर्गमित कर सकती है? साधारण, पूर्वाधिकार और अस्थगित अंश, समता एवं पूर्वाधिकार अंश, साधारण एवं प्रवर्तक अंश, या समता अंश और वाहक ऋण पत्र। तो एक लोक निगम, पब्लिक कंपनी क्या इशू कर सकती है? तो वह इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर ये जारी कर सकती है, समता एवं पूर्वाधिकार अंश। फिर है, अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन वेयर इन। एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें, अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन वेयर इज मेजॉरिटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अधिकांश पूर्वाधिकार अंश सरकार के स्वामित्व में है, उसे हम सरकारी कंपनी कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द डिवेंचर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अधिकांश ऋण पत्र सरकार के स्वामित्व में है। एट लीस्ट 51% इक्विटी शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। न्यूनतम 51% समतांश सरकार के स्वामित्व में है। और होल ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। संपूर्ण अंश व ऋण पत्र सरकार के स्वामित्व में है। अब यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, सिंपल सी बात है कि एटलीस्ट 51% इक्विटी शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि यदि न्यूनतम 51% शेयर जो है वह सरकार के स्वामित्व में है तो वह कंपनी कौन सी होगी? वह सरकारी कंपनी कही जाएगी। ठीक है, सी होगा। अगला है, एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है। एक कंपनी इज सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड व्हेन। एक कंपनी पंजीकृत मानी जाती है जब वह कंपनी के रजिस्ट्रार के पास पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम प्रस्तुत करती है। इट फाइल्स विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेकंड है, इट गेट्स इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, समामिलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। तीसरा है, वह व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। और चौथा है, वह वास्तव में अपना व्यापार प्रारंभ करती है। अब यहाँ पर है कि वह एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है। वे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा? कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया आपने 11th-12th में पढ़ी होगी, 11th क्लास में हमने पढ़ी है। कंपनी का निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रवर्तक होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में एक फ़ाइल सबमिट करते हैं जिसमें पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, संचालकों की लिस्ट, ये सब पूरा उसमें देना पड़ता है। तो ये सब जमा करने के बाद रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लेता है और एक समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। तो समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होना मतलब कंपनी का पंजीकृत होना माना जाता है।
तो यहाँ पर ABCD में से क्या है कि वह समामिलन प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। एक कंपनी समामिलन प्रमाण पत्र जब प्राप्त कर लेती है तो उसे हम मान लेते हैं कि इस कंपनी का पंजीयन हो चुका है। अगला है निजी कंपनियों को अच्छा माना जाता है। प्राइवेट कंपनीज आर प्रीफर्ड बिकॉज, अच्छा माना जाता है क्यों? क्योंकि वे पूंजी का संग्रह जनता को अंश बेचकर कर सकती है। उन्हें संचालक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उनका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है और उनके निर्माण में कोई वैधानिक औपचारिकताएं नहीं है। भाई देखिए, एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अच्छी कब मानी जाएगी? भाई कोई भी प्राइवेट काम को अच्छा क्यों मानता है, निजी कामों को क्यों अच्छा मानता है? उसके पीछे का कारण ये रहता है कि उसका जो नियंत्रण है, कंट्रोल, कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है। कोई से भी व्यवस्था आप देखो, जब निजी हाथों में चली जाती है तो उसका जो मैनेजमेंट बेटर हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, और जब पब्लिक में होता है, सार्वजनिक होता है, तो उस समय उसका नियंत्रण ढीला हो जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी को बेस्ट माना जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि कंट्रोल इज रिटेन्ड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पर्सन्स, कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही उसका नियंत्रण होता है। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज एक लोक निगम है। क्या है? क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है। एक लोक निगम का अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं है। एक लोक निगम का प्रबंध सरकार द्वारा नामांकित संचालक मंडल द्वारा नहीं किया जाता है और एक लोक निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो एक लोक निगम क्या है? अभी शुरुआत में हमने एक प्रश्न देखा था, उसका आंसर क्या था कि संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक लोक निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के से इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानतः अनिवार्य है? शुरुआत में आ चुका है, किसमें? संयुक्त पूंजी कंपनी में। सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के कुल समता अंशों के कम से कम अंश क्रय करना अनिवार्य है। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी, भाई एक कंपनी, जैसे दो कंपनियां हैं, एक ए कंपनी है और दूसरी बी कंपनी है। जब ए कंपनी बी कंपनी को खरीद लेती है तो ये सूत्रधारी कंपनी बन जाती है और ये उसकी सहायक कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के कुल क्षमता अंशों के कम से कम अंश क्रय करना अनिवार्य है। कितने अंश क्रय कर लेगी एक सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के? 50% से अधिक, 51%, 75% या 25%। तो हम सभी को मालूम है कि 51% जब शेयर पर किसी का हक हो जाता है तो उसकी हो जाती है। तो सूत्रधारी कंपनी जो सहायक कंपनी के 51% शेयर खरीद लेगी तो वो तभी उसको माना जाएगा सहायक कंपनी। फिर है अंशों द्वारा सीमित। एक निजी सीमित कंपनी की दशा में, मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है, उसकी दशा में प्रविवरण निर्गत करना अनिवार्य है। भाई एक प्राइवेट कंपनी क्या प्रविवरण जारी कर सकती है? तो ये तो जारी नहीं कर सकती। एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो प्रविवरण निर्गत करे या स्थानापन्न प्रविवरण फाइल करे। जब यहाँ प्रविवरण जारी नहीं कर रही तो यहाँ पे भी जारी नहीं करेगी। न तो प्रविवरण निर्गत करने की आवश्यकता है और न ही स्थानापन्न विवरण फाइल करने की आवश्यकता है। मतलब ये एकदम राइट है, उसे न तो प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता है और न ही उसकी जगह स्थानापन्न प्रविवरण फाइल करने की आवश्यकता है। सी आंसर हो गया हमारा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भारत में लोक उद्यमों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? लोक उद्यम मतलब पब्लिक इंटरप्राइजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया? भारत में लोक उद्यमों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, लोक उद्यमों की पूंजी प्रमुख रूप से प्रवासी भारतीयों से प्राप्त होती है। सेकंड, लोक उद्यम केवल सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं।
थर्ड, लोक उद्यम अपने प्रबंध में संसद के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। और फोर्थ है, लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। 4 ऑप्शन है लोक उद्यमों के बारे में। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सत्य लग रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि जो लोक उद्यम होते हैं वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। मतलब लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। संसद के द्वारा इनकी स्थापना होती है और मैनेजमेंट इनका स्वयं का होता है। तो ये संसद की तरफ से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंसर कौन सा आ गया हमारा? डी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियों का उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सरकारी कंपनियां क्यों स्थापित होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि सरकारी कंपनी का उद्देश्य नहीं क्या है। विच वन इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया? क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना। भाई संसद के द्वारा जब सरकारी कंपनियों की, जब सरकार कहीं किसी क्षेत्र में सरकारी कंपनी की स्थापना करती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय विषमता को दूर करना। जब किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, वहाँ की आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी की स्थापना करती है। तो ये तो उसका उद्देश्य हो गया, ये उसका उद्देश्य है ये तो। दूसरा, राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना। राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना। भाई राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य नहीं लग रहा मुझे तो। तीसरा पढ़ लेते हैं, औद्योगिकरण का आधार प्रदान करना। ये एकदम राइट है, वे औद्योगिकरण को आधार प्रदान करना, ये भी उसका उद्देश्य है। और सार्वजनिक सेवा करना, पब्लिक सर्विस, पब्लिक की सेवा करना, ये तो सरकारी कंपनियों का उद्देश्य होता है। तो कौन सा आंसर है? उद्देश्य नहीं है। राज्य को आर्थिक शक्ति देना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जो हमारे से क्या पूछा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये है राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना, टू गिव ग्रेटर इकोनॉमिक पावर टू द स्टेट। नेक्स्ट है, एक निजी कंपनी में, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित रहता है। एकदम राइट है, एक निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है, ये तो सही है। सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध रहता है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं, प्रतिबंध है। जनता को कंपनी के अंशों की याचना हेतु निमंत्रण देने पर प्रतिबंध रहता है, ये भी सही है। वो जनता को अंशों की याचना हेतु निमंत्रण नहीं दे सकते। तो फिर चौथा क्या आ गया? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। मतलब इसका उत्तर क्या आ गया? डी आंसर आ गया, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला है, एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है। एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, पंजीकृत समझौते द्वारा, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हम अभी तक 3-4 बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक वैधानिक निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंशधारिता होती है। भाई सरकारी कंपनी है, उसमें सरकार की न्यूनतम अंशधारिता कितनी होगी? 51% होगी, तभी उसको आप सरकारी कंपनी बोल सकते हैं। 51% सरकार के अंश होंगे, तभी उसको हम सरकारी कंपनी बोल सकते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम ऐसा उद्यम है, एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम ऐसा उद्यम है जहां नियंत्रण हित सरकार के हाथ में होता है। एकदम राइट है। जहां इसके कार्य केवल अधिकतम लाभकरण तक सीमित नहीं है, ये भी राइट है।
जहाँ संचालन सार्वजनिक अथवा सामाजिक हित में होता है, ये भी राइट है। तो फिर चौथा कौन सा हो गया, जहाँ ये तीनों विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा कि सार्वजनिक उद्यम ऐसा उद्यम है जहाँ नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, जहाँ इसके कार्य केवल अधिकतम लाभकरण के लिए नहीं होते हैं, जहाँ सार्वजनिक अथवा सामाजिक हित में इसका संचालन होता है, और जहाँ ये तीनों विद्यमान हो। तो ये आंसर आ गया हमारा, डी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आगे और हम देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, वह उपक्रम जिसका वित्त पोषण राजकोष से वार्षिक आवंटनों द्वारा होता है। भाई ऐसा उपक्रम मतलब या ऐसी कंपनी जिसको वित्त जो है वह राजकोष से प्राप्त होता है और जिसका लेखा जोखा राष्ट्रीय बजट में प्रदर्शित किया जाता है, वह उपक्रम कौन सा होता है। जिसको सरकार से वित्त पोषण मिलता है, जिसका लेखा जोखा बजट में प्रस्तुत किया जाता है, लोक निगम होता है, सरकारी कंपनी होती है, विभागीय संगठन होते हैं, या मिश्रित स्वामित्व निगम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको वित्त का पोषण सरकार से मिलता है और उनका जितना भी आय व्यय है उसका एक बजट प्रस्तुत किया जाता है। जैसे रेलवे एक विभागीय संगठन है और उसको वित्त का पोषण सरकार से मिलता है, उसका बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर नियम को परिवर्तित करते हुए। कंपनी का जो पार्षद अंतर नियम होता है, उस अंतर नियमों में विशेष प्रस्ताव ला करके परिवर्तन करके एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके। तीसरा, ए और बी। और चौथा है, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है ए के द्वारा भी और बी के द्वारा भी। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर हो गया, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक वैधानिक निगम का उदाहरण है, एक सरकारी कंपनी है, एक विभागीय उपक्रम है, या उपरोक्त में से किसी का नहीं है। तो DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक विभागीय उपक्रम है। किसका उदाहरण है यह, एक विभागीय उपक्रम का उदाहरण है। गाजीपुर अफीम कारखाना है, गाजीपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और गाजीपुर में जो अफीम कारखाना है वह सरकार का एक विभागीय उपक्रम है, सरकार का एक विभागीय उपक्रम है वो। फिर है SBI लाइफ, क्या है, एक सार्वजनिक कंपनी है। SBI लाइफ क्या है, एक सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है, सरकारी कंपनी है। विधि की निगाह में, मतलब विधि मतलब कानून की नज़र में एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी मान लिया जाएगा। कानून की नज़र में एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी मान लिया जाएगा कब, जब इसके सदस्यों की संख्या 7 से अधिक हो जाएगी तब, या उसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी तब, या इसके संचालक निर्दिष्ट समयावधि में योग्यता अंश ग्रहण करने में असफल हो जाएंगे तब, या फिर मोर देन 25% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अ बॉडी कॉरपोरेट। उसकी प्रदत्त अंश पूंजी का 25% से अधिक भाग किसी एक निगमित संस्था द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा कि जब उसके 25%
पेड अप कैपिटल का 25% भाग एक निगमित संस्था द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा, तब उसे एक निजी कंपनी को हम सार्वजनिक कंपनी मान लेंगे। कंपनी के कम से कम 51% अंश सरकार के पास हो तो वह एक सरकारी कंपनी कही जाती है। पहले आ चुका है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। वक्तव्य एक कंपनी के संबंध में सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य कंपनी के संबंध में सही नहीं है? यह दावा कर सकती है और इस पर दावा किया जा सकता है। वे कंपनी के ऊपर लोग केस लगा सकते हैं, कंपनी किसी अन्य थर्ड पर्सन के ऊपर केस लगा सकती है। दूसरा, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ये भी उसकी विशेषताओं में आ रहा है। इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है और इसका उत्तराधिकार सतत होता है। तो ये तीन तो उसकी विशेषताएं हैं, ए, बी और डी। लेकिन ये जो तीसरी बात है कि उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। तीसरा वाला हमारे से यही पूछा गया ना कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य कंपनी के संबंध में सही नहीं है, तो इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इज रॉन्ग। आगे है, सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व निम्न सीमा तक सीमित होता है। एक पब्लिक कंपनी जो होती है उसके जो अंशधारी है उनका दायित्व किस सीमा तक सीमित होता है? अंशों के चुकता मूल्य तक, अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशधारियों की निजी संपत्ति तक, या अंशों पर मांगी गई राशि तक। इसमें से कौन सी अंशधारियों की लायबिलिटीज़ बनती है? तो फेस वैल्यू, अंशों की जो फेस वैल्यू होती है, अंकित मूल्य, यहाँ तक उनका दायित्व बनता है। यही सीमित दायित्व कहलाता है। अंशों का जो अंकित मूल्य होता है ये अंशधारियों का दायित्व होता है। फिर है, एक कंपनी का निम्नांकित में से कौन सा लक्षण नहीं है? अभी हमने देखा कि उसको दिवालिया घोषित किया जा सकता है, उसकी विशेषता नहीं है। एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है। किस प्रकार? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, अंडरराइटर्स अभिगोपकों के द्वारा, स्वयं या उपरोक्त सभी के द्वारा। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर अंशों की खरीदी बिक्री होती है, पूंजी बाजार जिसको बोलते हैं। अंडरराइटर्स अभिगोपकों को, कंपनी या जो नई कंपनी होती है वो अपने अंशों को बेचने के लिए अभिगोपक नियुक्त करती है, जैसे किसी बैंक को ऑथोराइज्ड कर देती है कि आप हमारे अंशों को बेचिए, वो अभिगोपक कहलाती है। सेल्फ, स्वयं भी बेच सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डी आंसर आएगा। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के द्वारा। एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है। वे कंपनी का निर्माण कौन करता है? प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। तो कंपनी के प्रथम जो संचालक होते हैं वो कौन होंगे? प्रवर्तक ही होंगे। तो कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है किसके द्वारा? प्रवर्तकों के द्वारा। जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, वही उसके प्रथम संचालक नियुक्त करते हैं। एक सार्वजनिक निगम का अर्थ है कि लोक निगम कंपनी से, निजी कंपनी से, सरकारी कंपनी से, या वैधानिक निगम से। सार्वजनिक निगम मतलब वैधानिक निगम। कौन सा आंसर आएगा? डी। सार्वजनिक निगम मतलब वैधानिक निगम। एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की, एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी की सामान्य सभा यदि होगी तो उसमें कोरम कितना होना चाहिए? 2 सदस्यों का, 3 सदस्यों का, 4 सदस्यों का, या 5 सदस्यों का? कार्यवाहक संख्या होती है तो क्या आंसर आएगा? 5 मेंबर्स। फिर है, निम्न में से क्या एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं होता है? एक पब्लिक कंपनी पर क्या लागू नहीं होता? यह अपने सदस्यों को शेयर हस्तांतरित करने की अनुमति देती है, ये तो लागू होता है। ये जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है, ये भी लागू होता है। जब तक सब्सक्रिप्शन मंजूर या प्रदत्त नहीं हो जाती तब तक शेयर आवंटन नहीं हो सकता, ये भी वो करती है।
तो पूछा गया है क्या लागू नहीं होता? यह शेयर वारंट जारी नहीं करती है। शेयर वारंट जारी नहीं करती कब तक? जब तक कि फुल्ली पेड नहीं हो जाता, अंशों की पूरी अंकित मूल्य जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक यह शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती। तो क्या आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था ए और बी दोनों आया था, ठीक है। भारतीय रेल एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? विभागीय उपक्रम का उदाहरण है। मैं पहले बता चुका हूँ कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। विभागीय उपक्रम है ये, रेलवे एक विभागीय उपक्रम माना जाता है क्योंकि इसकी आय व्यय का एक बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। ये परिभाषा किसकी दी गई है? 11th क्लास में आप लोगों ने याद करी होगी, प्रोफेसर हेने ने दी गई इसकी परिभाषा, हेने, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? हेने, डी आंसर आएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा हम इसको और ऊपर बढ़ाएं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक निजी कंपनी को वैधानिक रिपोर्ट नहीं बनाना पड़ती, ये कथन तो सही है। एक निजी कंपनी को वैधानिक रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाभ का विभाजन साझेदारी की प्रत्यक्ष कसौटी है किंतु अकाट्य प्रमाण नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 हो सकती है। अधिकतम, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या पहले 50 होती थी, अब हो गई 200, ठीक है। और चौथा है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या 7 है, तो ये गलत है। ये चेंज होने के पहले का सवाल है ना। कंपनी अधिनियम में परिवर्तन हुआ, इसके पहले की संख्या थी कि अधिकतम 50 हो सकती है सदस्य संख्या, अब 200 हो गई, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है निजी कंपनी में और यहाँ कितनी दी है? 7। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये डी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पीजीटी कॉमर्स, कोई सी भी एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स से रिलेटेड होगी, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत मदद करेंगे उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।